दुनिया कितनी कलरफुल है यार। मतलब आसपास की सिर्फ चीजों को देखना है। रोड से गुजर रहे थे, रोड पर देखा कि वहां से कलर अपनी आंखों में आते हुए दिखाई दिए। किसी ने कहा डिस्पर्जन है, किसी ने कहा यार पढ़ना तो चाहिए, हुआ क्या, ये ऑयल फिल्म में से कलर कैसे दिखे, और हमारे सामने फिनोमेनाज निकल के आ गई इंटरफेरेंस की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं इंटरफेरेंस को, और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर करूंगा जो आपके इस बार के पेपर में आएगा ही आएगा। जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, जो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जहां से 1 मार्क के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और एक बहुत छोटे से पॉइंट को घुमा घुमा कर अपन से पूछा गया है, वो है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? ये वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है सेम और जिनमें जो फेज डिफरेंस होता है या तो कांस्टेंट होता है या फिर वो जीरो होता है। जैसे कि मेरे पास एक वेव ये है। अब अगर इस वेव को देखो और एक वेव ये है आपके पास, अगर ये दोनों के दोनों सेम इस पॉइंट पर पहुंचे तो ये दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं, जीरो से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर आगे जाके जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, मतलब कि बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस अपने पास है जीरो। अगर एक को देखें, एक यहां से स्टार्ट हुआ और दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ, तो जब इसका मैक्सिमम जा रहा था, इसका मिनिमम जा रहा था, जब ये एक सुपर इंपोज होंगे तो कुछ और कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, मगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कांस्टेंट फेज डिफरेंस अपन को जब मिलता है या जीरो फेज डिफरेंस मिलता है और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो उन सोर्सेस को अपन बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो पहला क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में ऐसा बन सकता है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? तो द सोर्सेस व्हिच हैव जीरो और constant phase difference and frequency same are known as coherent sources। अब बनाए कैसे? एक ही कंपनी के 2 बल्ब हैं अपने पास, 200 वाट के, बजाज कंपनी के मान लेते हैं। पब्लिसिटी नहीं कर रहा बजाज की, मतलब बल्ब यूज कर लिए अपन ने। अगर अपन ने 2 बल्ब लिए, सेम कंपनी ने बनाया, सेम फिलामेंट है, इसके बाद भी वो दोनों कभी कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन सीबीएसई में ऐसा आएगा, 2 डिफरेंट सोर्सेज नेवर बिहेव्स लाइक अ कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाई? ठीक, तो इसका आंसर यह है कि भाई हर चीज एटम से मिलकर बनी है। लाइट पहले निकल कैसे रही है ये तो सोच लें अपन। तो अपने पास क्या है? अपने पास है एटम्स। अब एटम में क्या होता है? ये अपने पास है ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हायर जाता है और फिर वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो लाइट को इमिट करता है, वेव्स को इमिट करता है, और वो अपन लोग देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक क्लास में अगर मैं 50 बच्चों को बिठा लूं और 50 बच्चों से ये कहूं कि तुम्हें ये डेफिनेशन रिवाइज करनी है, रिपीट करो जरा सब लोग एक डेफिनेशन। एक बोलेगा ओ यो, मतलब आपको कभी भी एक साथ पूरी डेफिनेशन सुनने मिलेगी नहीं, कुछ यहां से कुछ यहां से, कोई आगे हो जाएगा कोई पीछे हो जाएगा। भैया 2 अलग अलग सोर्सेज हैं, उनके अंदर बिलियंस में, या तो 50 बच्चे एक साथ नहीं बोल पा रहे, बिलियंस में एटम है, तो भैया वो एटम कभी क्या एक साथ फ्रीक्वेंसी एक जीरो कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे निकालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इसीलिए 2 अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपन से क्या पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस को देखने के लिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को देखने के लिए क्या होता है, अभी बताता हूं। अभी दोस्तों से पैसे का लेन देन करने वाले हैं अपन, कैसे करेंगे वो बताता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को देखने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि अगर आपसे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोगे तो एक ही पॉइंट पर आपको कभी मैक्सिमा मिलेगा, लास्ट वीडियो याद करो, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर कम या ज्यादा होगा। अगर आपको उस पॉइंट पर सिर्फ कम, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम या इंटेंसिटी मैक्सिमम देखनी है, उसके लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज ही चाहिए। ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो। तो कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब हुई पार्टी। अभी तुम लोगों ने करी होगी फेयरवेल, है ना? अब इसमें क्या होता है, कुछ शाणे बन जाते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास 5 दोस्त थे, ये पांचों दोस्त घर से 100 रुपए लेके आए, तो बहुत अच्छी बात थी, टोटल हो गए अपने पास 500 रुपीज, पार्टी हो जाती। मगर ये दोनों दोस्त शाणे निकले, ये वाला और ये वाला। इसने क्या किया? इसने बाजू वाले से 100 रुपए ले लिए, तो इस बेचारे के पास बचे 0, और इस वाले ने भी इससे ले लिए 100 रुपए, तो इसके पास हो गए 200, इसके पास बचे 0।
और इसने क्या करा, फिर ये इस दोस्त से भी कहा कि तुम भी यार बराबर बराबर हम दोनों में बांट दो, हम संभाल के रखेंगे पैसे। मतलब कि इसके पास 0, इसके पास 250, इसके पास 0, इसके पास 250, इसके पास 0। पहले कितने थे इनके पास? 500। अब कितने हैं इनके पास? 500। मगर पहले हर एक के पास 100 थे। अलग अलग वेव्स आई। अब सुनो डेफिनेशन इंटरफेरेंस की। अलग अलग वेव्स आई, अलग अलग वेव्स की कुछ कुछ इंटेंसिटी थी। जब वो एक पॉइंट पर आकर मिली, जैसे वो दोस्त मिले, तो उनकी जो एनर्जी थी, पैसे समझ रहे हो, वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम, किसी पॉइंट पर मिनिमम। ये शाना निकला, इसके पास 250, इसके पास 0। तो जब दो वेव्स कोहेरेंट सोर्सेस से चल रही हो और सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगी, तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो जाती है, और ये जो फिनोमेना होती है इसे ही कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है। सो व्हेन टू वेव्स from coherent sources moving in the same direction superimpose on each other, then at the point of superposition intensity or energy redistributed. So at some point intensity is high, at some point intensity is low, and this phenomena is known as interference. हो गई क्लियर दिमाग में डेफिनेशन? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जब वेव्स सुपर इंपोज हो रही हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि दो अलग अलग सोर्सेस तो कोहेरेंट बन नहीं सकते। अगर मैं दो अलग अलग सोर्सेस को कोहेरेंट बना पाता तो क्या बात थी? तो अपन ने लगाई जुगाड़। अब जुगाड़ क्या लगाई वो देखो। इसके अंदर कोई जुगाड़ दिख नहीं रही है ना। क्या दिख रही है? क्या कुछ तो भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जब इमेज सामने आई होगी तब भी डर गए होंगे कि चल क्या रहा है, बनाने वाले ने कुछ गलत बना दिया। भाई ये जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है वो देखो। एक ही सोर्स था, इस एक सोर्स से निकल रही थी आपकी बहुत सारी वेव्स। ये निकल रही हैं यहां से वेव्स, ये आपके पास हो गई यहां पर रेज। जब यहां से बहुत सारे वेव फ्रंट्स निकल रहे थे तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि यहां पर एक स्लिट लगा दी और यहां पर आपने दो ओपनिंग्स कर दी। जब ये दो ओपनिंग्स आपने यहां पर करी तो हुआ ये कि यहां पर बैठा हुआ, यहां पे खड़ा हुआ बंदा जो था उसको लगा कि लाइट यहां दोनों जगह से आ रही है, जबकि लाइट तो यहीं से आ रही थी। मगर उसको तो थोड़ी ना पता है कि वहां पर क्या है। उसको तो यह दिख रहा है कि यहां से लाइट आ रही है और यहां से लाइट आ रही है। इसका मतलब है ये दोनों किसकी तरह काम करने लग जाएंगे? सोर्स की तरह काम करने लग जाएंगे। और अब ये दोनों मेरे सोर्स बन गए। और जब दो सोर्स मिल गए और इनसे चलने वाली जो वेव्स आगे जाके सुपर इंपोज कर रही हैं, तो गौर से देखो, किसी किसी जोन में तो लाइट मिल ही नहीं रही और किसी किसी जोन में मैक्सिमम लाइट मिल रही है। कहीं कहीं तो लाइट मिल ही नहीं रही, कहीं कहीं लाइट मैक्सिमम मिल रही है। और ये जो कहां पर मैक्सिमम मिल रही है, कहां पर नहीं मिल रही है, ये डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पर। अगर मेरा फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, उस केस में मुझे ब्राइट मिल रहा है, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उस केस में मुझे डार्क मिल रहा है। और यही तो लास्ट वीडियो में सिखाया था। आज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों ने देख लिया और इस चीज को करके दिखाया। ये जुगाड़ लगाकर दिखाई थी मशहूर साइंटिस्ट यंग ने। इसीलिए उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसे हमने कहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, पक्का आता है। अब यंग साहब को समझने का टाइम आ चुका है, तो यंग साहब को समझें अपन। तो देखो उन्होंने क्या किया, आपके पास यहां पर था एक सोर्स, इस सोर्स से निकल रही होंगी रेज ऐसी। यहां पर उन्होंने क्या करा, एक लिया पूरा सेक्शन, उसमें दो जगहों पे ओपनिंग छोड़ दी। ये दोनों ओपनिंग किसकी तरह काम कर रही हैं? सोर्स की तरह काम कर रही हैं। एक हो गया S1, दूसरा हो गया S2। अब अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर पर तो दोनों लाइटें बिल्कुल बराबर डिस्टेंस चलेंगी। जब ये बराबर चलेंगी तो पाथ डिफरेंस हो गया 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए सेंटर में तो आपको मिल रही है ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज मतलब एक सेक्शन मिल रहा है अपन को, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। अभी ऐसे समझो। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि सेंटर से y डिस्टेंस पर मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा? तो वो किस पर डिपेंड करेगा? तो उसने कहा यार देखो भाई, S1 से चलने वाली रे इतना चली, यानी S1p चली। S2 से चलने वाली रे इतना चली, यानी कितना चली है? S2p चली। तो भाई अगर S1p चला, S2p चला, तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो कहलाएगा पाथ डिफरेंस। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो डिस्टेंस आई एक्स्ट्रा, ये डिस्टेंस है पाथ डिफरेंस। यानी पाथ डिफरेंस आपके पास क्या हो गया? S2p माइनस S1p।
अब ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट पर स्क्रीन के ऊपर जो कि स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर है वहां पर आपको ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा। अगर आपका पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा, लास्ट वीडियो बार बार कोट इसलिए कर रहा हूं कि अगर नहीं देखा है तो देखो, आसान ये तभी बनेगा। तो अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ब्राइट, ज्यादा इंटेंसिटी, वो शाणा वाला दोस्त। और अगर ये पाथ डिफरेंस आपके पास आया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको? डार्क मिलेगा। डार्क कैसे मिलेगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस अपने पास जो आया उससे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो a1 a2 आएगा, या फिर अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी जीरो मिलेगी, अपन को एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा जब इतना पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो अब मुझे ये पाथ डिफरेंस ही निकाल के लाना है। कितना निकाल के लाना है? S2p माइनस S1p। अब अपन चलते हैं यंग की तरफ कि उन्होंने कैसे निकाला पाथ डिफरेंस। उन्होंने कैसे देखा कि सेंटर पे ब्राइट है, फिर डार्क हो रहा है, फिर ब्राइट हो रहा है, फिर डार्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। सेंटर पे 0, फिर बढ़ के लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा। अभी मैं छत निकाल के ऊपर निकल जाऊंगा, ज्यादा बोलूंगा तो, इसीलिए समझो यहां पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह का पैटर्न उन्हें देखने मिला और उन्होंने निकाल कर दिखाया कि y कितना होगा। तो इसको निकालते हैं अपन, मगर उसको निकालने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी अब बाबा जी की बूटी की। तो चलिए पहले चलते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। देखो भाई, यहां पर बूटी सेक्शन आपसे क्या कह रहा है? आपको निकालना था ये पाथ डिफरेंस S1p माइनस S2p। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अगर आप यहां से और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है S1pm, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर आपको S1pm ट्राइंगल दिख रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज है S1pm, S1p। इसको निकाल दो। किससे, कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस हो गई d, ये हो गया d का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की आपके पास y है, और ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस थी स्मॉल d। तो ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d बाई 2। तो आप क्या करोगे? y में से d बाई 2 को माइनस कर दोगे तो आप निकाल सकते हो S1p का स्क्वायर। एक चीज, फिर आपको एक ट्राइंगल और दिखेगा, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये मिलेगा आपको S2p का स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिलेगी d स्क्वायर, ये है y और ये है d बाई 2, तो y प्लस d बाई 2 का स्क्वायर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक बार S1p निकाल दो, एक बार S2p निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास पाथ डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और ये जब जैसे ही अपन जुगाड़ लगाएंगे फिर कुछ कुछ लिखेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल ये समझना है, एक ट्राइंगल से S1p, दूसरे ट्राइंगल से S2p, दोनों को माइनस कर दो, पाथ डिफरेंस आपके सामने प्रकट हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रकट होगा आपका आंसर सामने आ जाएगा। बूटी खत्म, बढ़ जाते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो जब अपन डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल S1pm, इस ट्राइंगल में S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू pm का स्क्वायर, ये pm का स्क्वायर प्लस S1m का स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, S1m तो ये डिस्टेंस है, तो ये हो गया d स्क्वायर। ये जो pm है ये कितना है? तो ये पूरा का पूरा y था, ये आपके पास दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस थी, तो ये हाफ डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास d बाई 2। तो अगर आपको ये छोटी सी डिस्टेंस चाहिए तो y में से d बाई 2 को माइनस कर दो, तो pm की वैल्यू आ जाएगी y माइनस d बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आपके पास पहली इक्वेशन बन गई ट्राइंगल से S1p वाले से। दूसरा ट्राइंगल ये देखना था, मैंने आपसे कहा था ये वाला S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू p से लेके n, pn स्क्वायर प्लस S2n स्क्वायर। S2n तो d दिख रहा है, मगर अपन को pn की जरूरत है। ये पूरी डिस्टेंस है y और ये आधी डिस्टेंस है d बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास जो pn है वो हो जाएगा y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। पाथ डिफरेंस क्या था? S2p माइनस S1p। अब आप कहोगे बाबा जी ऊपर क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बुक्स वगैरह में यही है, मार्किंग स्कीम में ऐसा डायग्राम बनेगा, इसीलिए अपन ने ऊपर ले लिया। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। S1p का स्क्वायर एक ट्राइंगल से, दूसरे ट्राइंगल से S2p का स्क्वायर, हमें चाहिए था S2p माइनस S1p। तो चलो बढ़ जाते हैं आगे, और अब अपन इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देते हैं।
S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर क्या मिलेगा? जब अपन ऊपर वैल्यूज रखेंगे यहां पर, तो S2P की वैल्यू क्या थी? y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और S1P की वैल्यू क्या थी? y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब ये माइनस ओपन करेंगे अपन, तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2y इंटू डी बाई टू माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab y इंटू डी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। अब जब माइनस हटाओगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल। मगर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये कितना बच रहा है आपके पास? yd। ये कितना बच रहा है आपके पास? yd। तो अगर आप देखो गौर से तो ये दोनों yd बचे, ठीक है। इसके बाद क्या मैं S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो ये देखो S2P माइनस S1P, ये तो बन गया पाथ डिफरेंस डेल्टा, मगर S2P से लेके S1P ये समझने वाली बात है, समझो जरा। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस जो स्क्रीन है वो बहुत दूर है, ये डिस्टेंस आपके पास बहुत कम है और ये आपके पास है पॉइंट P, तो S1P और S2P क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगी कैपिटल D के, मतलब स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में एक डाउट आएगा, और वो डाउट ये आएगा कि S2P माइनस S1P में भी बराबर बराबर लिख देते। अरे भाई बराबर लिख देते तो मिंडी मिल जाता, जीरो मिलता, अपन को पूरा डेरिवेशन ही खत्म हो जाता। इसीलिए माइनस वाले में तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, मगर प्लस वाले में S2P और S1P को लगभग लगभग इस D के बराबर मान लिया ताकि डेरिवेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो ऐसा मैंने तभी कर सकता हूं जब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन से डिस्टेंस के बीच का बहुत कम हो, मतलब D बहुत ज्यादा और वो वाला D बहुत कम। तो अब क्या होगा? ये हो जाएगा D प्लस डी 2D। तो ये हो गया डेल्टा इंटू डी प्लस डी 2D इज इक्वल टू 2YD, 2 से 2 हो गया कैंसिल, y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ याद करो ना करो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय स्मॉल डी। क्लियर हो गया ये सबको? अगर ये क्लियर हो गया तो अब सब कुछ डिसाइड होगा इस डेल्टा पे, इस पॉइंट P पर, जो अपन लोगों ने यहां पर ये पॉइंट P निकाला था सेंटर से, इस पॉइंट P पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा वो डिसाइड करेगा डेल्टा। कैसे करेगा? देखो ऐसे करेगा। हमने निकाल दिया y डेल्टा d बाई डी। अब अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा के केस में लीनियर पोजीशन मैक्सिमा चाहिए, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डेल्टा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। पढ़ा था। अगर यहां पर डेल्टा की जगह पर रख दें एन लैम्डा तो ये हो जाएगा एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। जैसे ही ये आया तो अब मेरे पास उस पोजीशन, मुझे पता चल गया कि एन वाली ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, एन लैम्डा डी बाई डी पर बनेगी। इसी तरह से अब आप क्या करोगे, जहां पर आपको डार्क की पोजीशन निकालनी है तो डेल्टा हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। फॉर्मूला ये ही इंपॉर्टेंट है, डेल्टा डी बाई डी। इसमें बस डेल्टा की जगह पर रख दिया मैंने 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया, डी बाई डी तो पहले से था। हाँ, ये बात समझ में आ गई बाबा जी। अब हमारे दिमाग में क्या है, ये है स्क्रीन, ये है सेंटर वाला ब्राइट। अब मुझे ये पता करना है कि ब्राइट के बाद बना डार्क, फिर बना ब्राइट। तो अब मुझे ये पता करना है कि इस ब्राइट वाले की विड्थ क्या है। तो ब्राइट वाले की विड्थ या डार्क वाले की विड्थ क्या है, तो इसे अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये जो बन रही है ब्राइट डार्क, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। और यहां पर जो गैप है अपने पास, इनके बीच की जो विड्थ है, उस विड्थ को अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो कैसे निकालें? अब मैंने आपसे कहा कि ये बताओ आप 5th सेकंड में कितना चले, तो आप बोलोगे सर सुनिए, टोटल 5 सेकंड में कितना चला, टोटल 4 सेकंड में कितना चला, उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि 5th सेकंड में कितना चला। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? ऐसे समझ में आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 सेकंड में आप चले 200 मीटर और 2 सेकंड में आप चले थे 150 मीटर, तो ये बताओ कि 3rd सेकंड में कितना चले। तो आप बोलोगे सर 3 सेकंड में 200,
2 सेकंड में 150, मतलब हम जो लास्ट वाला सेकंड था, थर्ड सेकंड, उसमें 50 मीटर चले। कैसे निकाला? एक आगे वाले को उसके पीछे वाले से माइनस कर दिया। मुझे भी फ्रिंज की विड्थ निकालनी थी। कुछ नहीं करना, आप क्या करो, आप ये बोलो कि nth वाली फ्रिंज कहां पर बन रही है, n-1 वाली कहां पर बन रही है। दोनों फ्रिंज n वाली पोजीशन मतलब कि 5 हो सकता है, 5th हो, और 4th वाली उसके जस्ट नीचे वाली, उनके बीच का जो गैप होगा वो ये आपकी फ्रिंज की विड्थ होगी। तो yn को n-1 से, मतलब एक पहले वाली फ्रिंज की पोजीशन से माइनस कर दिया तो एक फ्रिंज की विड्थ निकल के आ जाएगी। अगर yn देखें तो n लैम्डा d बाई डी, n-1 है तो ये हो जाएगा n-1 लैम्डा d बाई डी। लैम्डा d बाई डी कॉमन, क्या बचेगा यहां पे n, यहां बचेगा माइनस का n, माइनस माइनस प्लस 1, n से n कैंसिल, आंसर आ गया लैम्डा d बाई डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, YDSE, लैम्डा d बाई डी। इसके बाद अगर अपन यहां पर देखें तो इस केस में आपसे कहा जाएगा डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या है। भैया इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ है जो अगर आप नहीं देखोगे तो इंटरफेरेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए समझो डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ होगी बीटा इज इक्वल टू, जैसे उसमें करा था अपन ने, एक आगे वाले को एक पहले वाले से माइनस yn माइनस yn माइनस 1, मगर डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी डार्क वाला लगेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। और जब यहां पर आपको n-1 चाहिए तो भाई यहां पर n की जगह पे क्या लिख दो, n-1, 2 इंटू n-1 माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, ओपन कर दिया, लैम्डा d बाई 2d कॉमन, यहां पे बचेगा 2n-1 माइनस, इसको ओपन करा तो ये बचेगा अपने पास 2n माइनस 2 माइनस 1। सॉल्व करें तो ये 2n से 2n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2। और अगर आप देखो तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा d बाई डी। डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ भी आपके पास आती है लैम्डा d बाई स्मॉल d। ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ भी आपके पास आती है लैम्डा d बाई स्मॉल d। इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग आपसे अगर YDSE में पूछा जाएगा फ्रिंज विड्थ निकालो, आप निकाल दोगे। आप डार्क और ब्राइट की पोजीशन भी निकाल सकते हो, डेल्टा d बाई स्मॉल d, डेल्टा को n लैम्डा ब्राइट, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डार्क। अब अपन से क्या पूछा जाएगा, अब अपन से पूछा जाएगा इसका इंटेंसिटी का पैटर्न। अगर अपन देखें तो सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है वहां पर बन रहा था ब्राइट, तो सबसे ज्यादा यहां पर अगर अपन देखें सेंटर में अपने पास सबसे ज्यादा है, तो जब आप इस तरफ जाते हो तो पहली बार डार्क, इधर जाते हो तो डार्क। तो डार्क की पोजीशन क्या होती है, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, n की जगह पे 1 रख दो तो आपको मिलेगा लैम्डा d बाई 2d। तो देखो पहली बार डार्क मिलता है लैम्डा d बाई 2d पे, ये ब्राइट, ब्राइट से फिर डार्क, फिर आप क्या करोगे, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर अपने को ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। अगली बार डार्क कब मिलेगा, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो आ जाएगा आपके पास 3/2 लैम्डा d बाई डी। और क्योंकि सबकी विड्थ सेम है तो देखो मैंने सबकी विड्थ सेम ले रखी है, और इंटरफेरेंस के केस में सबकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। सारे ब्राइट सेम इंटेंसिटी के बनते हैं, डार्क तो 0 है और सारे के सारे ब्राइट की देखो सबकी इंटेंसिटी सेम है I0। तो ये आपके पास बन गया इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी पैटर्न, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स और लॉजिकल क्वेश्चंस, वो नहीं करे तो इंटरफेरेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। और उसके लिए आपको एक वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है जो बाबा जी ने अभी डिटेल्ड वाले वीडियोस में बनाया था, उसको जल्दी से जाओ इस वीडियो के बाद देखो। उसको देखोगे तो तुम्हें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इंटरफेरेंस के वो क्लियर हो जाएंगे कि व्हाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा, अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उसमें दिए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल का वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो के बाद, और उसके बाद आप इंटरफेरेंस की सारी टेंशनों को भूल जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गला मेरा लग रहा है, एनर्जी मेरी लग रही है, तो तुम्हारी साइड से भी अब मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अगर आ गई तो मार्क्स क्या, मार्क्स के तो पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।